हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, जिसमें एमसीक्यूज भी हैं, कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं और कुछ ट्रू एंड फॉल्स और मैथ द कॉलम्स भी हैं। चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। डैश इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा इसमें से ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं: F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, अब्राहम मैस्लो एंड मैक्स वेबर। इसमें से आंसर कौन सा होगा बेटा? जो आंसर है बेटा आपका कौन सा होगा? वो होगा आपका आंसर नंबर बी। बी कैसे होगा बेटा? हेनरी फ्योल के आपने देखा था 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 प्रिंसिपल जो दिए हैं बेटा, किसने दिए? हेनरी फेयोल ने दिए हैं। लेकिन अगर मैं दो लोगों की इसमें बात करूं तो एक है आपका फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो कौन है? वो है आपका F.W. टेलर। और एक बेटा है इसमें अब्राहम मैस्लो। उसने क्या दिया था? उसने दिया था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैक्स वेबर जो है आपके काम की चीज नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो बेटा इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो अप्लाई होता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना पड़ता है। अब ये है क्या बेटा? ये बिहेवियरल है, ये फ्लेक्सिबल है, ये कंटिजेंट है, या फिर जर्नल गाइडलाइंस है। तो अगर हम जर्नल गाइडलाइंस की बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं? ये सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं बेटा वो सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। बी की बात करें, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो, चेंजेस कर लो उसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल तो नहीं है। बिहेवियरल की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है बेटा, किसी भी इंडिविजुअल का, जो भी एक बंदा है, जो भी एक ह्यूमन बीइंग है बेटा, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर बिहेवियर की तो कोई ऐसी बात हो नहीं रही है। तो बेटा बचता है आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। वो क्या बोलता है? बोलता है कंटिजेंट। अब कंटिजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? वो जो आपका एप्लीकेशन है बेटा किसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना? वो ऐसा नहीं होता है कि वैसे मान लो कि कोई भी कंपनी में वर्कर्स हैं, उनकी डिमांड्स ये हैं कि भाई हमें फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई उनको जो वो मांगेंगे उनको दे देंगे। अब उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई फर्म जो है या कंपनी जो है वो देने के लायक है कि नहीं है, उसके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी है कि नहीं है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो लगाना पड़ेगा। कंटिजेंट में और फ्लेक्सिबल में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्लेक्सिबल जो होता है बेटा वो होता है प्रिंसिपल के अंदर मॉडिफिकेशन करना। लेकिन कंटिजेंट की बात करें तो बेटा वो क्या होता है? वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, उसमें चेंज नहीं करते। वो वैसा का वैसा ही क्या होता है? आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है? उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो। डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कभी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको यूज करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। दो लोग हैं बेटा, एक रामूलाल है, एक कालूलाल है। उन्होंने अपना एक करियर स्टार्ट किया जीनियस लिमिटेड के अंदर, और वहां पर जो है उनको रिक्रूटमेंट किया गया है, उनका रिक्रूटमेंट हो चुका है। लेकिन उनके पास में कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब पहले उन्होंने कहीं पर काम नहीं किया हुआ है। लेकिन बेटा जो फर्म है, जो कंपनी है, उन्होंने उनको 1 साल दिया कि आप अपने आप को प्रूव कर दो कि हम लोग ये जो है कंपनी के लायक हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फॉलो किया है? किसने? उस कंपनी ने जिसमें उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? आप एक बार समझो इस चीज को। ठीक है, थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है और ये आपका जर्नल मैनेजमेंट में है, साइंटिफिक नहीं है, जर्नल के अंदर है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसमें देखा था आप लोगों ने कि कोई भी इंसान अगर किसी भी रिक्रूटमेंट होता है किसी कंपनी के अंदर, ठीक है ना, तो उसको सिलेक्शन होता है उसका, तो कम से कम उसको एक फिक्स्ड टेन्योर देते हैं, मतलब 1 साल 6 महीने। ठीक है, प्रोबेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। अब उसमें क्या करते हैं? उसमें उसका हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा उसका परफॉर्मेंस है। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको फ्यूचर में रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने रिजल्ट शो किए, तो उसको रखेंगे। अगर नहीं किए तो नहीं रखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन मतलब होता है कि जहां पर वो बंदा काम कर रहा है उसको क्या करना? उसको वहां पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड देना अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा।
इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन द बेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। वन हेड वन प्लान, एक हेड और उसका एक ही प्लान होगा। वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट। वन वर्क वन पर्सन, एक काम और एक पर्सन। एंड वन सुपीरियर वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में एक सुपीरियर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा ए, वन हेड वन प्लान। अब इसमें होता क्या है बेटा, जैसे कि मान लो एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, एक सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं। सैमसंग कंपनी है। अब सैमसंग कंपनी क्या करती है, टीवी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, मोबाइल्स भी बनाती है। अब हर एक चीज का क्या है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, एक सेपरेट डिवीजन है कि भाई टीवी यहाँ बनेंगे, या मोबाइल फोन अलग बनेंगे, या फिर आपके जो फ्रिज हैं वो अलग बनेंगे, वॉशिंग मशीन अलग बनेंगी। तो इन सभी का क्या है, एक डिफरेंट क्या है, डिवीजन बना रखा है। अब हर एक डिवीजन का अलग अलग गोल होगा, अलग अलग प्लान होगा, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है जो भी आपका डिवीजन है उसका जो गोल होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या है आपका, वन हेड वन प्लान। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। डैश इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। अब ये लाइन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी इस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये बात कर रहा है बेटा किसकी, ये बात कर रहा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक, अब टेक्निक कौन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, ये तो कौन सा था, ये तो नॉर्मल आपके जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया है फ्योल ने, उसमें था डिवीजन ऑफ वर्क। और इसकी आगे जो बात कर रहे हैं टेक्निक की बात कर, टेक्निक जो दी थी बेटा वो दी थी FW टेलर ने। अब वहां पर उसका एक्सटेंशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन था ये। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन टू शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर मतलब होता है सबसे नीचे जो लोअर डिपार्टमेंट होता है ना, उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन आता है, जो लोग काम करते हैं उसके वर्किंग में कैसे स्पेशलाइजेशन आए वो वहां पर बताया होता है। तो ये कौन सा टेक्निक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर होगा बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। फंक्शनल फॉरमैनशिप जो होता है वो क्या होता है, वो टेक्निक होती है किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर ये जो FW टेलर था बेटा, इसने एक बात बोली थी कि हमको एक सिंगल इंसान में सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो नहीं मिल सकती हैं। तो उसने क्या बोला कि आप एक 8 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करो, 8 जो स्पेशलिस्ट हैं उनको आप अपॉइंट करो और उनको उनका काम बता दो। तो इस थोड़ा सा बात कर रहे हैं बेटा इसके बारे में। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था फैक्ट्री मैनेजर होता है, उसके नीचे क्या होनी चाहिए, 2 डिपार्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, 2 हेड होने चाहिए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। उसकी हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, पहले हम प्लानिंग की बात कर लेते हैं। प्लानिंग में बोला उसने कि एक होना चाहिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब ये क्या करेगा बेटा, ये इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेगा किसके लिए, जो भी वर्कर्स है बेटा उनके लिए, कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब ड्राफ्टिंग ये करेगा। सेकंड बोला कि एक होना चाहिए बेटा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब होता है कि आपका प्रोडक्शन का रूट क्या रहेगा, कैसे करके प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगी प्रोडक्शन की, वो कौन बताएगा आपको, वो बताएगा बेटा आपको रूट क्लर्क। थर्ड उसने बताया कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी होना चाहिए। अब वो क्या करता है, वो टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाता है, भाई ये काम जो है इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसके लिए इतनी जो है लागत लगने वाली है, इतनी जो कॉस्टिंग है वो लगने वाली है। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा भाई, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताएगा कि टाइम कितना और कॉस्ट कितना लगेगा। ये आपके FW टेलर ने बताया था प्लानिंग इंचार्ज में। और एक बंदा और है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिनेरियन। अब इसमें ये बताया था कि जो भी डिसिप्लिन है कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, वो उसका जो है कौन ध्यान रखेगा, जो फोर्थ वाला बंदा है वो ध्यान रखेगा कि भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अब ओबे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और सेकंड जो डिपार्टमेंट बोला, इसने बोला प्रोडक्शन इंचार्ज अलग बना हुआ, उसमें आपके 4 लोग होने चाहिए, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। पहला बताया स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, स्पीड बॉस ये देखेगा कि जो भी जॉब दिया है, जो भी इनको वर्क दिया है वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बताया गैंग बॉस। इसने क्या बताया कि जो भी वर्कर्स जब काम करने के लिए आएंगे तो ये जितनी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं उनको रेडी करेगा ऑपरेशन के लिए, कि भाई आते ही वो क्या कर ले, काम करना जो है वो स्टार्ट कर दें।
नेक्स्ट रिपेयर बॉस की बात की इसने, जिसमें बताएगा कि जो वर्किंग कंडीशन है मशीन्स की और टूल्स की, उनको ये ऑब्जर्व करेगा कि भाई सही मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। वो कौन करेगा? रिपेयर बॉस करेगा। और इंस्पेक्टर क्या करेगा बेटा? जो भी आपका जो वर्क हो रहा है उसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करेगा कि अच्छा वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा? उसको वो चेक करेगा। तो ये 8 स्पेशलिस्ट थे जो बताए थे इसने, इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट में एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन आएगा, इसमें सब कुछ रिवाइज आप लोगों को हो जाएगा। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट सिक्योरिंग द लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय गिविंग देम जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। मतलब सभी को जो है फेयरली ट्रीट करना, एक समान ट्रीट करना, ठीक है, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो वो सब चीजें जो है बेटा किस प्रिंसिपल में होती हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होती हैं क्या? इक्विटी में, ऑर्डर में, यूनिटी ऑफ कमांड में? इनमें से इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है बताओ? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी, इक्विटी। इसका आंसर बी है। गलती से वहां पर सी टाइप हो गया है, लेकिन इक्विटी बिल्कुल सही इसमें टाइप हुआ है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनलिटी एक्सेट्रा। आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो इसका आंसर 6 का सी आएगा, सॉरी बी आएगा। 7th क्वेश्चन की बात करें। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग आई विद वी। आई को, मैं को, हमसे कैसे रिप्लेस करना है? देखो इक्विटी की बात करें हम लोग, इक्विटी में हम बात करते हैं बेटा सब बराबर है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑर्डर की हम बात करें तो बेटा सब कुछ ऑर्डरली होना चाहिए, मतलब जो जहां पर जिसका है जगह वो वहीं पर ही रखनी चाहिए, चाहे वो कोई टूल हो या फिर कोई मैनेजर हो, उसका स्पेसिफिक एक जगह होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए जहां पर वो अवेलेबल हो जाए। सी, स्पिरिट डी कॉप्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो बेटा उसमें क्या होनी चाहिए? टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ताकि वो सब मिलजुल के काम कर सकें और अपनी गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी वाला जो है स्पिरिट डी कॉप्स। लिखा हुआ है देखो, प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि आपका जो गोल है वो पूरा हो जाए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज कंसर्न विद। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जैसे मैंने अभी ऊपर बात की थी आपसे और ऑर्डर की बात की थी मैंने यहाँ पर, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है बेटा वो किससे कंसर्न है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन, गिविंग ऑर्डर टू एम्प्लॉयज, किसी को ऑर्डर देना, बिल्कुल गलत है बेटा, ऑर्डर तो आप नहीं दे सकते हो किसी को। रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप लेवल, नहीं ये भी नहीं है इसका, क्योंकि टॉप लेवल से ऑर्डर मिल रहा है तो ये ऑर्डर थोड़ी हुआ। ऑर्डर मतलब होता है क्या? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। जो भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, चाहे मैन हो चाहे मटेरियल हो, उनको क्या करना है? ऑर्डरली अरेंज करना है, जहां पर स्पेसिफिक जगह जो है वहां पर उनको रखना है, या स्पेसिफिक जगह बताना है जहां पर वो अवेलेबल हो सके। तो इसका आंसर आएगा बेटा आप लोगों का सी, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? डैश इज द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि आपके 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक सुपरवाइजरी लेवल। जब कम्युनिकेशन बेटा फॉर्मल लाइन से, या अथॉरिटी जो होती है वो फॉर्मल लाइन से फ्लो होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है फ्लो होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग, कोई अथॉरिटी हम दे रहे हैं और वो टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन कैसी होती है? देखो साइड में डायग्राम आया है यहाँ पर। स्केलर चेन की बात करें तो बेटा देखो, जैसे ए है, अब ए को कोई कम्युनिकेशन करना है बेटा बी से, तो ये बी को इन्फॉर्मेशन देगा, या ए को जो है कम्युनिकेशन करना है बेटा ई से, तो सीधा जो है क्या करेगा? ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, फिर डी ई को देगा, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन जो है करने का एक तरीका होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है। जैसे ए को कोई मैसेज करना है पी को, तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे करके पास होगी, एकदम से ये ए जो है वो पी को इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेगा। अगर मान लो कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको हाथों हाथ पास करनी है, ठीक है, विद इन लेस टाइम, तो बेटा क्या करना है? जैसे सेम डिपार्टमेंट या सेम लेवल के ऊपर क्या करोगे आप? उसको ट्रांसफर, जैसे ई जो है वो ओ को कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे डी जो है वो एन को कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये जो शॉर्टकट आपने अपनाया इसको बोलते हैं बेटा गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं इसको? गैंग प्लैंक बोलते हैं इसको। देखो जरा, गैंग प्लैंक का मतलब होता है शॉर्टर रूट। जो आप ये जो कम्युनिकेशन कर रहे थे पहले, ये ए से लेके ई तक, मान लो ई को कोई कम्युनिकेशन करना है ओ से, तो कैसे जाएगा फिर? अगर आप गैंग प्लैंक यूज नहीं करोगे तो क्या करेगा? ये ई जो है वो डी को देगा, डी जो है सी को देगा, फिर बी, फिर ए, ऐसे करते करते जो है ओ के पास में इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन वो तो बहुत लेट हो जाएगी।
तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें शॉर्टर रूट अपनाना पड़ेगा ताकि जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाए, डिले नहीं हो और वो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर ट्रांसफर हो जाए। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा इज नोन एज। क्या बोलते हैं बेटा, किसी भी चीज को लिफ्ट करना, उसको रखना कहीं पर, बैठना, ठीक है, पोजीशन को चेंज करना, तो ये किस में आता है बेटा, ये आता है आपका किसके अंदर, टेक्निक थी एक, पता है आप लोगों को, मोशन स्टडी, याद है आप लोगों को, मोशन स्टडी टेक्निक थी एक, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, वर्कर्स के, उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो अननेसेसरीली या फिर कोई वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं बेटा, उनको एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटाते हैं ताकि वो मिनिमाइज हो जाएं, और उससे क्या हो, वर्कर्स का टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो मोशन स्टडी जो है वो करना जरूरी है, टेक्निक होती है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें मूवमेंट की स्टडी करते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, 11th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है ये। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस यूजिंग रूल ऑफ थंब टू परफॉर्म टास्क इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो बेटा रूल ऑफ थंब की तो बात ही नहीं करता ये, कि जिसने जो बोल दिया वैसा आपने काम कर लिया। किसी की इंस्टीट्यूशन ऐसी बोल रही है या किसी को लग रहा है ऐसा कि भाई ऐसा होने वाला है, आप ऐसा करो, तो किसी के बहकावे में या फिर किसी के कहने में अगर आपने वो काम कर दिया, तो ये तो चीज क्या है, गलत है। आपको क्या करना चाहिए, आपको मेथड्स को डेवलप करना चाहिए थ्रू द साइंटिफिक स्टडी, और हर एक एलिमेंट को एनालाइज करना चाहिए, साइंटिफिकली जो है वो काम करना चाहिए। किसी के कहने पर कोई काम कर रहे हो तो बेटा वो चीज गलत है, ठीक है, ये बोलता है FW टेलर। तो ये बेटा आपका आंसर जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर रूल ऑफ थंब नहीं काम करना है आप लोगों को, आपको चीजें एनालाइज करनी है, आपको साइंटिफिक स्टडी जो है वो करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। अब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा कंपनी के अंदर, अब वो बोल रहा है भाई रेडीमेड सॉल्यूशन होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये चीज गलत है बेटा, क्योंकि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फीचर के अंदर, या हम नेचर की बात करें किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो उसमें बेटा एक का नेचर था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है वो, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बेटा, तो इसमें क्या है बेटा, डैश इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन। ये एक इसमें एक चीज आएगी बेटा जो आपको बतानी है कि भाई जिसमें मेंटल जो है आपका आउटलुक चेंज होता है, दोनों का एटीट्यूड जो है एक दूसरे के प्रति, जैसे आपको पता है मैनेजमेंट और वर्कर्स हमेशा लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या बोलता है वर्कर्स को कि वर्कर्स जो है वो काम नहीं करते, वो गुड फॉर नथिंग है। लेकिन वर्कर्स क्या बोलते हैं कि हमें अच्छे वेजेस नहीं मिलते, हमें फेयर वेजेस नहीं मिलते, हमसे ज्यादा काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, लेकिन उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे रिमूव होगा बेटा, वो रिमूव होगा आपके मेंटल रेवोल्यूशन से। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या होगा बेटा, दोनों का माइंडसेट जो होगा, जो दोनों का एटीट्यूड होगा, वर्कर का और मैनेजमेंट का, दोनों को हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, कि भाई दोनों का हम क्या करेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन करेंगे दोनों का, ताकि मैनेजमेंट भी क्या करे, कॉपरेट करे वर्कर्स के साथ में, और वर्कर्स भी क्या करें, कॉपरेट करें। अब कॉपरेट कैसे होगा, देखो मैनेजमेंट जो है बेटा, जो भी वो गेन्स हो रहे हैं मैनेजमेंट को, वो क्या करे, वो वर्कर्स में शेयर करें, और वर्कर्स भी क्या करें, वर्कर्स भी वर्क हार्ड करें और अपनी लॉयल्टी को शो करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में था, हार्मनी और डिस्कॉर्ड के अंदर आपका मेंटल रेवोल्यूशन वर्ड जो है वो वहां पर आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फेयोल, फेयोल के 14 प्रिंसिपल, उसकी बात करें बेटा तो क्या बोलता है फेयोल, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सारी की सारी पावर्स, कंसंट्रेशन जो पावर है वो पूरा कहां पर आ जाए, वो टॉप लेवल पर आ जाए। तो वो तो नहीं बोलता है कि पूरा जो है पावर क्या आ जाए, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन हो जाए उसका, गलत बात है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा उसको क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी पावर्स को क्या कर दो, जो नीचे डिपार्टमेंट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये भी सही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पावर्स अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी फिर टॉप लेवल की बात कौन सुनेगा, ठीक है ना, ये भी गलत है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको यूज करना चाहिए
फेयोल ऐसा बोलता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। कुछ पावर्स अपने पास में रखो और कुछ पावर्स आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, ठीक है। इससे आपकी कंपनी अच्छे से काम करेगी। क्लियर है के बाद? तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है, जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। 15th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 15th क्वेश्चन की हम बात करें तो डैश साइंटिफिक टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स टू परफॉर्म इन एफिशिएंटली। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कि जो वर्कर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और वर्क जो है एफिशिएंटली करते हैं? टेक्निक की बात कर रहा हूँ, कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसमें वर्कर्स को मोटिवेशन मिलता है और एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं? आपने टेक्निक पढ़ा होगा, एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें होता क्या है? देखो बेटा, इसमें जो वर्कर्स हैं बेटा उनको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक एफिशिएंट और एक लेस एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर्स वो होते हैं जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखे हैं उनको वो उसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक वर्कर होते हैं बेटा जो अचीव नहीं कर पाते हैं। अब जो अचीव नहीं कर पाए वो तो हो गए बेटा लेस एफिशिएंट वर्कर्स या इनएफिशिएंट वर्कर्स, और जिन्होंने उसको अचीव कर लिया उसको बोलते हैं बेटा एफिशिएंट वर्कर्स। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, अगर आपने वो अचीव कर लिया है या उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया आपने तो आपको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, अगर आपने कम किया है तो आपको कम वेजेस मिलेंगे। तो इससे वर्कर्स मोटिवेट होते हैं कि भाई हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा और हम कम करेंगे तो हमें कम पैसा मिलेगा। तो ये एफिशिएंटली परफॉर्म करने का एक मोटिवेटर है जिससे कि वर्कर्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इज डिसाइडेड बाय डैश फंक्शनल एक्सपर्ट। अब ये जो स्टेप्स हैं वो ऐसे ऐसे करनी है, आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, प्रोसीजर बोल सकते हो आप। सीक्वेंस ऑफ स्टेप मतलब प्रोसीजर, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल एक्सपर्ट। तो ये फंक्शनल एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। और आपको पता है 4 फंक्शनल फॉरमैनशिप थे हमारे पर। आपको मैंने फर्स्ट में बताया था, स्टार्टिंग में शायद 5th क्वेश्चन था आपका, उसमें मैंने बताया था कि 8 जो है स्पेशलिस्ट होते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर। उसमें से एक बंदा ऐसा था जो क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिसाइड करता है कि ये स्टेप ऐसे, फिर इसके बाद में ये स्टेप, फिर इसके बाद में ये स्टेप। कौन था बेटा वो रूट क्लर्क था, तो याद है, और रूट क्लर्क, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द एम्प्लॉय शुड बी जुडिशियसली पेनलाइज्ड फॉर देयर एक्शंस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिकेटेड इन। अब अगर मान लो कि आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का ओबे नहीं करते हो, पालन नहीं करते हो, तो बेटा आपके अगेंस्ट में क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो ऐसा जो है कौन सा प्रिंसिपल आपको बोलता है? देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि सब बराबर है, नो डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की हम बात करेंगे आगे, लेकिन हम एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखो ये जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है बेटा, ये बोलता है कि जो भी रूल्स हैं उनको ओबे करना है, जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है बेटा उसका ओबे करना है, ठीक है ना। तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दे रखे हैं बेटा उसका पालन करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं वर्कर्स के लिए बनाए हुए हैं, अब चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे सुपरवाइजर लेवल हो, चाहे वर्कर्स हो, उन सभी के लिए सेम रूल होते हैं बेटा, और सभी को क्या करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है सी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इंसिस्ट ऑन। अब जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि बेटा जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट टू गिव ऑर्डर, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जो ऑर्डर मिला है, जो असाइंड ड्यूटी मिली है आपको, उसको आपको पूरा करना है। या एक बोल सकते हो ऑब्लिगेशन होता है सबऑर्डिनेट के ऊपर कि बेटा उस असाइंड ड्यूटी को वो पूरा परफॉर्म करे। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है आपका, फेवल का प्रिंसिपल था ये, तो ये क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए अथॉरिटी से? गलत है, नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से? बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी को पावर ज्यादा दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, उसको कम दोगे उसको, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर बोला है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल टू अथॉरिटी, दोनों बराबर होनी चाहिए, तब जाके जो है आपकी कंपनी में अच्छे से काम हो पाएगा। तो इसका आंसर बेटा कौन सा है? सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें बेटा, तो क्या बोला है इसमें, इफ अ मैनेजर इज बायस्ड इन डीलिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। अगर कोई बंदा तमिलनाडु से आया है और कोई बंदा असम से आया है, और दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो बेटा वो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? तो बेटा पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन,
मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आप क्या करो, ओबे करो, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप्स, मतलब यहाँ पर यूनिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में कॉपरेशन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ताकि वो लोग मिलजुल के काम कर सकें, ठीक है। रिप्लेस आई विद वी, याद है, रिप्लेस आई विद वी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। थर्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब होता है कि भाई फेयर रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, जस्ट और इक्विटेबल रेम्यूनरेशन मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है सर? बेटा फेयर मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि जो रेम्यूनरेशन हम लोग दे रहे हैं वर्कर्स को, वो हमारी 3 कंडीशन पे डिपेंड होता है। फेयर कब बोलोगे उसको आप? जब हमारी 3 कंडीशन पूरी होंगी। जैसे पहली कंडीशन ये है कि मान लो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसमें कितना लिखा हुआ है कि कम से कम इतना तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आपकी कंपनी कितना पैसा कमाती है, क्योंकि आपकी कंपनी अगर कम कमाती हो, ज्यादा बोल दिया आपने, तो कैसे दोगे फिर आप? और थर्ड जो है बेटा, आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो कितना वेजेस पे कर रहे हैं। तीनों को आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे भाई इतना जो है फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। और थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा डी ऑप्शन, उसमें बोला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है सब बराबर हैं, ठीक है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बायस हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के साथ में बायस्ड हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, वॉलेशन हो रहा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का। चलो बात करें बेटा आगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी मतलब होता है थकान, फैटिक मतलब होता है थकान हो जाना। तो वर्कर्स जो लगातार काम करते हैं तो बेटा क्या होती है, उनको फैटिक हो जाती है, काफी थक जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फैटिक स्टडी का, वो बात करते हैं। टू एलिमिनेट टायर्ड मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का मूवमेंट। देखो मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट तो कहाँ आता है, मोशन स्टडी में आता है, तो यहाँ तो मूवमेंट की कोई बात ही नहीं है। टू डिसाइड नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल्स, चलो बात करेंगे इसकी हम लोग। टू डिफरेंशिएट प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ, ये भी फिर मूवमेंट की बात कर रहे हो, तो बेटा मूवमेंट तो यहाँ पर आते नहीं है ना, मूवमेंट तो कहाँ आते हैं, मोशन स्टडी में आते हैं। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं है, तो बचता कौन सा बेटा, बी। हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल्स, ये जो है वो डिसाइड करता है फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी में ये बोला है कि जो एक वर्कर जो है वो बार लगातार काम कर रहा है तो बेटा थक जाएगा, उसको इंटरवल्स भी चाहिए होते हैं, कितने इंटरवल्स मिलेंगे, कितने टाइम का मिलेगा और कितने फ्रीक्वेंटली वो चीज होगी, इंटरवल्स मिलेंगे आपको। उससे क्या होता है, जब इंटरवल्स मिलेंगे तो क्या होगा, फिर से आपका स्टेमिना जो है रीगेन होगा, आप फिर से वर्क करोगे विद द सेम कैपेसिटी, जिससे आपका प्रोडक्शन जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका बी। जैसे आप स्कूल में जाते हो, सुबह से लेकर दोपहर तक आपका लंच होता है, लंच कर फिर आप मस्ती करते हो, फिर आप वापस पढ़ते हो, हमें तो नींद आती है लेकिन, है ना, हमारा स्टेमिना रीगेन नहीं होता है, उल्टा कम हो जाता है स्टेमिना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आपकी बात नहीं कर रहे। चलो आगे बात करते हैं बेटा, इसका आंसर है आपका बी। 21 की बात करें, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूजफुल फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो है आपका क्वेश्चन शायद मैं टाइप करना भूल गया इसके नीचे, ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था लेकिन शायद साइड में स्किप हो गया, मैं टाइप नहीं कर पाया, सॉरी। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और इसमें बताया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, दोनों के काम में आता है। बिल्कुल सही है भाई, दोनों, चाहे बिजनेस हो आपका, चाहे कोई और दूसरा नॉन बिजनेस हो एक्टिविटी हो, उसमें भी आपका काम आएगा। तो ये यूनिवर्सल होता है, आपको पता होगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, ये आपका नेचर और फीचर में आया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। 21 क्वेश्चन, इसमें ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेना, इसमें मैं टाइप करना भूल गया, ट्रू एंड फॉल्स। 22 की बात करें तो फेयोल की जो बुक थी बेटा, उसका नाम जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट was published in English in year 1949। अब ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बुक थी बेटा फेयोल की, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो ये बुक फेयोल की थी कि नहीं थी, ठीक है, और ये कब पब्लिश हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, अगर बनाना चाहे तो कुछ भी बना सकता है वो, तो बिल्कुल सही है ये, इसका जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो इसकी बुक का नाम था, इसकी बुक का नाम जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। She or he keeps machines, material, tools ready for operations by concerned workers whose work is described by this sentence under functional foremanship। अब कौन सा जो है वर्क परफॉर्म, ये जो वर्क है बेटा कौन परफॉर्म करता है, आप बताओ। रूट क्लर्क की बात हमने कर ली, ये तो नहीं होगा,
इंस्ट्रक्शन बनाता है, इंस्ट्रक्शन का क्लर्क क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है। रिपेयर बॉस ये जो भी आपकी मशीन्स टूल्स वगैरह जो है रिपेयर वगैरह होते हैं। गैंग बॉस क्या करता है बेटा, गैंग बॉस ध्यान रखता है कि भाई जो मशीन है, जो मटेरियल है, जो टूल्स हैं वो रेडी है कि नहीं है वर्कर्स के काम करने के लिए। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल सिमिलर एक्टिविटीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी कैप्ट अंडर वन अथॉरिटी। तो यहाँ पर देखो बेटा, इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, कमांड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है उसका आंसर रहेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं वो अंडर द वन अथॉरिटी होनी चाहिए, वन हेड वन प्लान। याद है आप लोगों को? ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 3 सबऑर्डिनेट हैं बेटा, P1 P2 और P3। वो रिसीव करते हैं बेटा ऑर्डर किससे, वो करते हैं A1 से ऑर्डर रिसीव। ठीक है, मतलब A1 इसका हो गया सुपीरियर और ये हो गया बेटा तीनों क्या, इसके सबऑर्डिनेट। इन अ सिचुएशन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, इक्विटी, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में क्या होता है बेटा, एक जो स्पेसिफिक प्लेस होती है किसी भी मैन की और मटेरियल की, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन में। इक्विटी की बात करें तो सब बराबर है, यहाँ पर उसकी भी हम लोग बात नहीं कर रहे, तो बचता कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड। कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, ठीक है, आपका जो है एक बॉस से आपको एक टाइम पर ऑर्डर मिलना चाहिए, 2-3 बॉस देंगे तो क्या होगा, आप किसी का भी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसका आंसर रहने वाला है। चलो आगे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा आगे आने वाले जो हैं वो आपके मैच द फॉलोइंग्स हैं। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, आपका ए टेबल है, आपको इसको मैच करना है बी टेबल से। पहला दे रखा है बेटा, मिनिमाइजिंग एम्प्लॉइज टर्नओवर, काइंडनेस एंड जस्ट बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, फेयर पे एंड कंपनसेशन, प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब एक एक करके जो है आपको मैच करना है, जो आपको आ जाए पहले उसको मैच कर लो। ठीक है, जैसे फेयर पे एंड कंपनसेशन। अब फेयर पे किसमें होता है बेटा, फेयर रेम्युनरेशन में होता है, तो ये थर्ड का बी हो गया, थर्ड का बी। प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद में क्या आएगा, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट आएगा, मतलब वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी देखेगी। तो यहाँ पर बेटा इसका आना चाहिए सी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, फोर्थ का हो गया बेटा सी, काइंडनेस एंड जस्ट बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, मतलब जो भी आपका बिहेवियर है मैनेजर्स का वो काइंड और जस्टिस होने चाहिए, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इक्विटी जो है वो आपका सेकंड का ए जो है वो आंसर आएगा। और लास्ट बचता है बेटा मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो ये मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि जो एम्प्लॉयज हैं कंपनीज को छोड़ के जाते हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज जो है कंपनीज को छोड़ के नहीं जाएं। तो उनका जो टेन्योर है बेटा उसको स्टेबल कर दो आप, बार बार ट्रांसफर मत करो, है ना। अभी आया ट्रांसफर कर दिया, फिर कहीं गया, फिर वहां से भी ट्रांसफर कर दिया, तो वो कंपनी को छोड़ देगा बेटा। तो एम्प्लॉयज टर्नओवर अगर मिनिमाइज करना है आपको, तो टेन्योर जो है बेटा उसको स्टेबल रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर जो है नीचे दे रखे हैं आपका, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। आगे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी मैच द फॉलोइंग्स में है। अब इसमें बोल रखा है बेटा दो टेबल, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, इसको भी आपको मैच करना है इससे। जैसे राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट, मैंने बात की थी आपके ऑर्डर देने की, तो आप ऑर्डर किसको देते हो बेटा, ऑर्डर सबऑर्डिनेट को दोगे आप। तो जो ऑर्डर देता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या होता है, ऑर्डर देना। अच्छा, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल, तो सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास में है, टॉप लेवल के पास में है, तो उसको बोलते हैं बेटा किसको, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रलाइजेशन। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, अब किसी वर्कर की, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, उसको टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा जो उसको उसके सुपीरियर ने दिया है। तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी मैं बात पहले आपसे कर चुका हूँ, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी परफॉर्म करनी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल्स हैं बेटा उन पर उनकी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बेटा वो कहाँ आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आएगा। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है देखो, फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका किसका है, मैच द फॉलोइंग्स का है। इसमें भी क्या है बेटा, ए और बी दो कॉलम है। अब ये आपको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था पीछे मैं रिवाइज करवाऊंगा, अब ये फिर से रिवीजन के लिए आ गया आपके सामने। कीपिंग द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, ये आपको बताया था अभी जस्ट पहले क्वेश्चन हुआ है, गैंग बॉस करता है। टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो भी आपको वर्क दिया है वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन देखेगा,
वो कौन देखता है? वो स्पीड बॉस देखता है। डी, स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन, वो रूट क्लर्क देखेगा। रूट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, वो रूट क्लर्क देखता है। टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क, बेटा वो इंस्पेक्टर देखेगा। आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी हो, वो इंस्पेक्टर चेक करेगा आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर दे रखा है इसका, फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। चलो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योल। अब इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इन चार ऑप्शंस में से किसके लिए कौन सा गलत है? ठीक है, देखो फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर था और टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था, बिल्कुल सही है। ये बात याद रखना, मैंने क्वेश्चन डाला नहीं लेकिन मैंने यहाँ पर उसको इन्वॉल्व कर दिया कि जो फेयोल था बेटा वो माइनिंग इंजीनियर था और जो टेलर था बेटा वो मैकेनिकल इंजीनियर था, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, फेयोल्स प्रिंसिपल आर अप्लाइड applicable in specialized situations whereas Taylor's principle have universal application। ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है इसमें। जो फेयोल का जो प्रिंसिपल है बेटा वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर, और टेलर का जो प्रिंसिपल है बेटा वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में यूज होते हैं। तो यही गलत है इसका, बी ही ऑप्शन गलत है इसका। आगे और पढ़ लेते हैं। फेयोल्स प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल वर फॉर्म थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल सही है। टेलर ने बोला था एक्सपेरिमेंटेशन से जो है, साइंटिफिक रिसर्च से, एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म करना चाहिए, और फ्यूल क्या बोलता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्म होने चाहिए। फ्यूल प्रिंसिपल एप्लीकेबल एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। और टेलर का जो प्रिंसिपल क्या बोलता है, शॉप फ्लोर पे एप्लीकेबल, मतलब जो लोअर लेवल है बेटा वहां पर उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है इसका वो है आपका बी, क्योंकि वही इसमें गलत है, बाकी सब चीजें इसमें सही हैं। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसकी हम बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी का बढ़ना कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है उसकी। इनिशिएटिव मतलब जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो इनिशिएट करें किसी एक्टिविटी को करना, तो वो किसी प्रिंसिपल से ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप क्या कर सको, जो भी रिसोर्सेज है बेटा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको। डी जो ऑप्शन है बेटा उसमें क्या है, एडॉप्शन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस तो नहीं है इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको सी जो है वो आंसर आने वाला है। तो ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर दिया है इसमें। कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो बाकी हैं, तो वो आप लोग देख लेना एक बार। मैक्सिमम जो प्रिंसिपल्स हैं वो कवर कर दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू बेटा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।